30 में अब बहुत ज्यादा बताने को नहीं है, केवल 2 बातें रह गई बताने को जो उनके प्रबंध के अधिकार से संबंधित है, और शेष संपत्ति का अधिकार कल से शुरू करेंगे, तो इसलिए बहुत ज्यादा बताने को नहीं। ये तो लगातार आपसे बात की गई कि अनुच्छेद 30(1) इसके मुताबिक अगर उन्होंने स्थापित किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपनी पसंद का, तो उसका प्रबंध उनके पास है। और यह भी लगातार बात की गई कि प्रबंध के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आएगा, लेकिन एक बात तय है कि प्रबंध के अधिकार के अंतर्गत कुप्रबंध नहीं आएगा, और दूसरी बात यह भी तय है कि सुप्रबंध सुनिश्चित करने के तरीकों को किसी भी ढंग से आप प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप ये नहीं मान सकते। ये 2 बातें बिल्कुल तय हैं। और हमने कल भी आपसे कहा था कि जो आपको प्रोविजन समझने में समस्या होती है वो सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि आप आसानी से, जबकि आसान तरीका यह है जो हम बता रहे हैं, लेकिन आप के संस्कार कुछ ऐसे हैं कि आपको आसान वो लगता है जो कठिन है। आप संपूर्ण विस्तार याद कर लेना चाहते हैं, वो याद नहीं होगा, या अगर हुआ भी तो उसका मूल्य सिर्फ 2 कौड़ी होगा, क्योंकि वो विस्तार किसी और का है, वो विस्तार किसी और ने किया है, और वो विस्तार बहुत स्थायी तौर पर आपके दिमाग में नहीं बच सकता। जबकि बीज रूप में जो बात कहेंगे उसे अगर विस्तार दिया जाए खुद अपने आप, तो वो चीज बड़ी स्थायी होगी। अरे बड़ी सीधी सी बात है, अल्पसंख्यक संस्थाओं को प्रबंध का अधिकार मिला यदि वो संस्था जिस कम्युनिटी की है उसने उसे स्थापित किया, बात खत्म है। अब सवाल ये उठता है स्थापित किया या नहीं, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, बिकॉज इट इज द कंडीशन प्रेसिडेंट, ये पूर्ववर्ती शर्त है आपको प्रबंध का अधिकार मिले इसके लिए। और ये जांच बड़ी इंपार्शियल होनी चाहिए, बड़ी पक्षपात रहित होनी चाहिए, क्योंकि प्रबंध का अधिकार छोटा अधिकार नहीं है, और वो भी आज की डेट में, और वो भी तब जब आपको अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का हक मिला हो। ये बहुत बड़ा हक है, और शिक्षा ये भी सिर्फ एक प्रकार की नहीं है, अनेकों प्रकार। ये शिक्षा के विविध आयाम हैं, और वो सारे आयाम और उनसे संबंधित शिक्षण संस्थाएं आपको स्थापित करने का हक ये मिला है। लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी होने के नाते से अनुच्छेद 30 से तो देखना यह होगा कि आपने उसे इस्टेब्लिश किया भी है या नहीं, और जब आप इस्टेब्लिश किया या नहीं ये देखेंगे तो 2 बातें फिर आ जाती हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने इस्टेब्लिश किया ही ना हो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, बल्कि आपने सिर्फ इस्टेब्लिश किया है, इतना ही कहा जा सके। यानी आपने इंस्टीट्यूट तो स्थापित किया बट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट स्थापित किया यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने घर बनाया ये एक बात है, और आपने अपना घर बनाया ये दूसरी बात है। इंजीनियर घर बनाता है लेकिन वो सारे घर उसके अपने नहीं होते। तो आपने इंस्टीट्यूट स्थापित किया है ये दूसरी बात है।
आपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट स्थापित किया, ये तो तीसरी बात है, ये अलग बात है। इंजीनियर ये नहीं कह सकता कि बिकॉज आई हैव बीन बिल्ट this particular house, that is why the title of that house vests in me, ये नहीं कह सकता। आपने स्थापित किया, बिल्कुल डिफरेंट बात है, और आपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट स्थापित किया, ये बिल्कुल दूसरी बात है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के हो और आपने एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया, क्या सिर्फ इसी आधार पर आप इंस्टीट्यूट के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होने का दावा कर रहे हो? यदि ऐसा है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे कल हम देख रहे थे टीवी पर, अभी रिसेंट आपको बताया है, और अब हमें लगता है कि कुछ दिनों में वो टीवी पर चलना शुरू हो जाएगा। अखिलेश यादव ने यह मांग उठाई है कि सब बिहार चुनाव में बुर्का हटाने की अनुमति न दी जाए इलेक्शन कमीशन को, और क्योंकि ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि धर्म का अधिकार ये किसमें, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंध उनके अधीन होकर है, और ये सेकुलर नेशन है। और फिर वेशभूषा, ये आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता का भाग नहीं है, लेकिन अभी बनेगा, डिबेटेबल इशू बनेगा, और ये बताया जाएगा कि चुनाव आयोग तो पक्षपात कर रहा है, और चूंकि देश की जनता को कानून की जानकारी ही नहीं होगी, इसलिए ये खूब इशू चलेगा आगे, ठीक है, चलना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो यही हर क्षेत्र में हो रहा है, हर क्षेत्र में यही हो रहा है। आप सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो आपके द्वारा स्थापित प्रत्येक इंस्टीट्यूट को क्या हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट मान लें? क्या सबको संरक्षण दें? ठीक है, आपने सीरीज ऑफ इंस्टीट्यूशन स्थापित किए, लेकिन उनमें क्या है ऐसा जिसके आधार पर हम ये कहें कि आपने ये इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए स्थापित किया? आपने अपना घर बनाया, लेकिन उसे अनाथालय तो घोषित नहीं किया। तो हम ये क्यों मान लें कि 5 अनाथ बच्चे आपने अपने घर में रख रखे हैं, इसलिए ये अनाथालय है? ये हम क्यों मान लें? ठीक है, हम 4 गायों का इलाज करा रहे थे तो हम मान लें कि हम गौशाला चला रहे थे? दोनों बातें अलग अलग हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड दैट you are going to run the minority institute and that has been established by you, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि आपने प्रॉफिट मेकिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया और उसके प्रबंध के अधिकार ये अपने हाथों में लेना चाहते हैं आप, ठीक है। हां, एक बात और भी है, स्थापित आपने किया लेकिन मान्यता के लिए कुछ जरूरी था और वो आपको लेट मिला, तो यह माना जाएगा कि ठीक है, आपने ये स्थापित किया, मान्यता के लिए जो कुछ जरूरी था वो बाद में मिला, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल एस्टेब्लिश होना चाहिए कि स्थापना आपने की। अब इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आप शब्द से नहीं शुरू होना चाहते हैं, ठीक है, आप विस्तार में पहले कूद जाना चाहते हैं। आपकी दिक्कत यह है, आप किनारे से नहीं, ठीक है, समुद्र में प्रवेश करना चाहते हैं, आप 20 समुद्र से किनारे आना चाहते हैं, यह दिक्कत है, ठीक है ना। तो शब्द से शुरू हुई है स्थापना, यह अपने में शब्द है, क्योंकि स्थापित किया तो प्रबंध मिलेगा, ठीक है। अब सवाल यह है कि स्थापित किया, ये एस्टेब्लिश हो गया तो प्रबंध आपको मिलेगा। प्रबंध कहें किसे? प्रबंध मिलेगा या नहीं, क्या मिलेगा, ठीक है। और
मिलेगा। तो कुप्रबंध ये तो नहीं करेंगे आप। आपको प्रबंध दिया गया तो क्या कुप्रबंध का अधिकार भी दिया गया? और अगर कोई जो आप कर रहे हो उसे और बेहतर तरीके से करने का तरीका यह बता रहा है, तो साहब आपके प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप ये कौन बेवकूफ मान लेगा? यानी अगर कुप्रबंध है इसे निवारित करने का प्रयास है, यह सुप्रबंध इसे सुनिश्चित करने का प्रयास है, तो आपको समस्या क्या है? ठीक है, इसे प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप क्यों माना जाए? तो माना ही नहीं जाना चाहिए। हां, एक चीज तय है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट राज्य की सहायता इसके बिना नहीं चल सकता। तो एक बड़ी सीधी बात है, हम आपसे कहें कि आपको दिल्ली जाने का हक है, लेकिन बस, रेल, ठीक है, या यातायात के अन्य साधन जो उपयोग किए जा सकते हैं वो उपयोग करने का अधिकार नहीं, तो फिर दिल्ली जाने के अधिकार का मतलब क्या हुआ? तब तो दिल्ली जाने के अधिकार का कोई अर्थ ही नहीं। ये तो सिर्फ नाटकबाजी है। ये कहना कि साहब दिल्ली जाने का हक है, ये तो सिर्फ कोई बात ही नहीं हुई इस दिन की, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो अगर आप ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज को स्थापित करने का और प्रबंध करने का हक है, तो अगर राज्य इस आधार पर कि ये अल्पसंख्यक संस्थान है, अर्थात इसके प्रबंध का अधिकार मेरे पास नहीं क्योंकि वो तो 30 में पहले ही मिल गया, किसी अन्य के पास है, राज्य इस आधार पर विभेद करे, अपनी सहायता न दे, तो फिर इस अधिकार का मतलब क्या रहा? क्योंकि इस अधिकार का कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। ये तो सार्थक ही तभी होगा जब राज्य की सहायता मिले, ठीक है, क्योंकि संबद्धता और मान्यता इस रूप में और अपनी पसंद की शिक्षण संस्था स्थापित करने का जो एक्सपेंडिचर है वो इतना ह्यूज है कि उसे कोई भी बियर कर ही नहीं पाएगा राज्य के सिवा। तो अगर सहायता देने में इस आधार पर विभेद हुआ तो ये अधिकार जो 30(1) से मिला निरर्थक हो जाता है। अच्छा, जिससे आप सहायता लेंगे क्या उसे कुछ भी नहीं देंगे? तो ये भी कोई मतलब ईमानदारी की बात तो नहीं हुई कि आप सहायता तो लेंगे लेकिन सहायक को कुछ भी नहीं देंगे। ये तो कृतज्ञता की हद हुई, ठीक है। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। इसीलिए कल हमने कहा कि एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, टीएमए पाई, इस्लामिक एजुकेशन सोसाइटी और पीए इनामदार, तीनों में स्थिति क्या आ गई कि 50%। यहां तक तो ठीक है, बट अबव देन 50% इस पर आपको प्रवेश देना ही होगा, क्योंकि आप सहायता लेंगे और कुछ भी नहीं देंगे तो वे क्यों देंगे? कोई सहायता क्यों करे? आप मेरे ही पैसे से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाएंगे, मेरे ही संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे और हमें कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है। इसलिए आप देखें वहां, अच्छा, जब 50% मेजॉरिटी के बच्चे होंगे और 50% आपके बच्चे होंगे, तो चाहे आपके बच्चे हो चाहे हमारे हो, यानी चाहे माइनॉरिटी के हो चाहे मेजॉरिटी के हो, all of them are citizen of India, and the persons who are going to help in the running of that particular institution
those persons are also citizens of India। और उनके लिए हमने क्या कहा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ये हम सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें मिले। और जब हम ये सुनिश्चित करेंगे तो आपके कुप्रबंध का शिकार हम उन्हें क्यों होने दें? प्रबंध करिए आप, आपके कुप्रबंध का शिकार हम उन्हें क्यों होने दें? इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। वाई? ठीक है, आई शुड बी रेडी। हम क्यों होने दें कुप्रबंध का शिकार? और अगर सुप्रबंध हो सकता है और आप नहीं कर रहे, तो हम आपको सुप्रबंध सुनिश्चित करने के लिए विवश क्यों ना करें? क्योंकि वहां तो जो कोई है वो सब सिटीजन ऑफ इंडिया है, और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया सभी के जीवन, प्राण, संपत्ति आदि की सुरक्षा करना सर्वोच्च जिम्मेदारी के रूप में राज्य के पास है। तो राज्य का जो कार्यकारी अंग है, क्योंकि राज्य कोई भी काम करेगा तो कार्यकारी अंग से। तुम जब करोगे कोई भी काम, हालांकि तुम मूर्ख हो इसलिए तुम ये नहीं जानते कि तुम और तुम्हारा शरीर अलग है, लेकिन तुम जो कुछ भी हो, क्या हो ये तो हमें नहीं मालूम। ये तो आध्यात्मिक जगत के लोग बताएंगे कि तुम क्या हो, हमें तो नहीं मालूम, ना मेरा कोई आत्म साक्षात्कार है। लेकिन तुम जो भी हो वो तुम शरीर नहीं हो, इतना तय है। और तुम जो कुछ करना चाहते हो वो अपने कार्यकारी अंग अर्थात हाथ और पैर, या आपकी ज्ञानेंद्रियां, या आपकी कर्मेंद्रियां, इन्हीं से करते हो। तो राज्य भी उन्हीं से करेगा। तो अगर सरकार, जो राज्य का कार्यकारी अंग है, वो कुप्रबंध को सुनिश्चित कर, वो निवारित करने के लिए और सुप्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर रहा, तो बुरा क्या है? इसमें क्या बुराई है? हां, अगर राज्य कुप्रबंध को निवारित करने और सुप्रबंध को सुनिश्चित करने के नाम पर आपके प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप कर रहा है, तो ऑब्जेक्शनेबल है। ठीक है, और ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं, अर्थात राज्य ने कुप्रबंध निवारित करने के नाम पर और सुप्रबंध को सुनिश्चित करने के नाम पर आपके प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप किया है, इसका निर्धारण, इसका निर्णय आप नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे। और राज्य का वो अंग भी नहीं करेगा, ठीक है, जिसके ऊपर आरोप है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य नहीं करेगा, करेगा राज्य, क्योंकि न्याय निर्णयन राज्य के पास। तो राज्य का जो निर्णायक अंग है अर्थात न्यायपालिका, वो करेगा, न वो अंग जिस पर आरोप है और ना आप, दोनों नहीं। क्योंकि न्याय का बेसिक सिद्धांत यही है कि पक्षकार न्याय नहीं करेंगे। और पहले चूंकि राजा को राज्य के तीनों अंगों का प्रतिनिधि मान लेते थे, तो वही बात, आप किसी को कुछ भी मान लो तो मान्यताएं उस व्यक्ति में जिसे माना गया है, मानी हुई चीज के गुण उत्पन्न नहीं कर सकती। मान्यता सिर्फ मान्यता ही होती है। आप क्या मान लेंगे किसी को, इससे वो वही हो नहीं जाएगा। ठीक है, कहां हो जाता है? कोई नहीं हो जाता। मानते रहिए, जो 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 मानना हो मान लीजिए। ठीक है, वही कहा कि न्यायालय न्याय का मंदिर मान लिया जाना चाहिए। ये मान लीजिए, घोषित कर दीजिए, तो कर दीजिए घोषित। उसे न्याय का मंदिर बनना होगा। ठीक है, आपकी घोषणाओं से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी घोषित कर दीजिए। आपकी घोषणाएं, आपकी मान्यताएं संस्थाओं में, व्यक्तियों में, विचारों में वो पवित्रता उत्पन्न नहीं कर सकती।
वो शुचिता उत्पन्न नहीं कर सकती। जो पवित्रता और शुचिता उत्पन्न कर देने का दावा आप अपनी घोषणा के माध्यम से कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता। कुछ भी घोषित कर दीजिए, ठीक है। तो राजा पहले प्रतिनिधि मानते थे, ठीक है, राज्य का, और मान्यता यह थी कि वो राज्य का प्रतिनिधि है और राज्य की तीनों शक्तियों का प्रयोग खुद करेगा। तो तीनों शक्तियों का प्रयोग करने में वो निष्पक्ष रहेगा, लेकिन ये मान्यता ही तो है। अंततः तो राजा व्यक्ति है, और जो व्यक्ति है और कानून बनाने की, कानून का अर्थान्वयन करने की, कानून को लागू करने की तीनों शक्तियां उसी के पास है। यानी सरकार, यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सारी शक्तियां उसके पास, तो वो अपने पक्ष में है। पक्षपात ये तो करता ही था, इसीलिए तीनों शक्तियों का विभाजन हुआ। मॉन्टेस्क्यू बीच में आए और मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, लेकिन वो सिद्धांत ये उतना पृथक्करण हो पाया है ये नहीं कह सकते, क्योंकि आज भी आप देखें तो तीनों अपने को बड़ा साबित करने पर जुटे हुए हैं। तीनों बड़ा, न्यायपालिका कहती हम बड़े, कार्यपालिका कहती हम बड़े, विधायिका कहती हम पड़े, और तीनों पड़े हैं, बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। तीनों जो निष्पक्ष दृष्टि से आप देखेंगे तो बड़े दिखाई देंगे, बड़े दिखाई नहीं देंगे, लेकिन तीनों का दावा है हम बड़े, जबकि तीनों बड़े नहीं, तीनों अपना अपना काम करते हैं और हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज तौर पर एक तल पर स्थित हैं। लेकिन खैर, न्याय निर्णय राज्य के पास है, लेकिन वो अपने न्यायिक अंग के माध्यम से ये करता है। तो प्रबंध के नाम पर आप क्या कर रहे हो इसे सुनिश्चित करने का? कुप्रबंध को निवारित करने के लिए बनाए गए जो प्रावधान है उन्हें संविधान सम्मत और विधि सम्मत घोषित करने का, सुप्रबंध को सुनिश्चित करने के प्रयासों को बढ़ावा देने का, और कुप्रबंध को निवारित करने और सुप्रबंध को सुनिश्चित करने, इसके नाम पर यदि राज्य कोई अतिक्रमण करता है आपके प्रबंध के अधिकार में, तो उसे शून्य घोषित करने का जो काम है वो राज्य के न्यायिक अंग के पास है। लेकिन एक चीज बिल्कुल तय हो गई कि प्रबंध का अधिकार है, कुप्रबंध का नहीं है, और राज्य को सुप्रबंध सुनिश्चित करने का भी हक है। दोनों बातें, लेकिन कोई भी बात हो पहली बार में समझ में नहीं आती। इसीलिए जो केस लॉ आप देखेंगे इन विषयों पर, वो दो भाग में बटा दिखाई देता है, ठीक है। आप देख रहे थे अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स था, गुजरात यूनिवर्सिटी ने कहा, या एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट था, उन्होंने कहा कि 80% मेजॉरिटी को मिलेगा, सिर्फ 20% माइनॉरिटी को मिलेगा। टीएमए पाई आते आते, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन आते आते, पीए इनामदार आते आते स्थिति आ गई कि नहीं, 50-50, मैक्सिमम 50 उधर हो सकता है, मैक्सिमम 50 इधर हो सकता है। ये मैक्सिमम लाइन है, लेकिन हो यह भी सकता है कि अगर आपकी 20% की जरूरत है एज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है, 20% में आपका काम चल जाएगा, तो 50% करने की कोई जरूरत नहीं। 50% तो मैक्सिमम लिमिट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपने अपनी पसंद का स्थापित किया, लेकिन किसी भी कम्युनिटी में, ठीक है, हमसे कहो तुम गाना सीखो तो हम तो सीखेंगे ही नहीं, हमारी मेरी कोई रुचि नहीं, ठीक है। गाना सुनने में मेरी रुचि है, सीखने में कोई रुचि नहीं। म्यूजिक सुनने में मेरी रुचि है, लेकिन म्यूजिक सीखने में मेरी कोई रुचि नहीं, ठीक है। आर्ट आप हमसे कहो तो सीधी लाइन नहीं खींचती हमसे, हम खींच ही नहीं सकते। तो आर्ट या फाइन आर्ट, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है।
आप हमसे फिजिकल कराओ तो हमसे होता ही नहीं। हम सुबह 8 बजे तक सोने और तो कोई काम ना हो तो ठीक है, फिजिकल के लिए सुबह उठना है। तो जो फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज अगर किसी माइनॉरिटी ने स्थापित किया तो उस माइनॉरिटी के सारे सदस्य फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं भाई। शिक्षा का प्रकार, ठीक है, उस अल्पसंख्यक समुदाय जिसका वो संस्थान है, उसकी जनसंख्या और उसमें या उस समुदाय के सदस्यों की रुचियां, इनको ध्यान में रखते हुए जितने प्रतिशत रिजर्वेशन उस अल्पसंख्यक समुदाय के पक्ष में, उस अल्पसंख्यक संस्थान में 50% की अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए किया जाना युक्ति संगत हो, उतना रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन 50% की अधिकतम सीमा के साथ। ये थोड़ी कि 50% में मिला तो मेरी सीटें चाहे खाली रहे, हम तो देंगे ही नहीं बाकी लोगों को। अरे भाई ये कौन सी बात हुई, सहायता नहीं ले रहे हैं। और 50% से एबव किसी भी सूरत में नहीं। जैसे आपने जनरल एकेडमिक एजुकेशन का इंस्टीट्यूट स्थापित किया तो वहां तो सभी लगभग, क्योंकि स्पेशलाइज्ड एजुकेशन जो है वो सब नहीं लेना चाहते। आपने लॉ कॉलेज बनाया, हर आदमी वकील थोड़ी बनना चाहता, मजा ही नहीं आता उसको वकालत में। घर वालों के दबाव में एलएलबी में एडमिशन जरूर ले लेता है, और चूंकि एलएलबी में पास होना दुनिया का सबसे आसान काम है, क्योंकि 5 सवाल जो 1860 में आईपीसी में पूछे गए थे वही 2027 में बीएनएस में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए पास होना दुनिया का सबसे आसान काम है, इसलिए उसमें सब पास हो जाते हैं, ठीक है। और आपको प्रवेश लेने में कठिनाई नहीं होती एलएलबी में, अदरवाइज एलएलबी करना तो बहुत ही कठिन काम है। उस ढंग की सोच, उस ढंग का व्यवहार ये तो बहुत ही कम लोगों का होता है। तो हर कम्युनिटी में वैसे लोग तो नहीं पाए जाएंगे। तो जो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है उसमें 50% ही रिजर्वेशन हो, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन 50% हो ही फिर ये है। लेकिन टीएमए पाई इस्लामिक रिसर्च फाउंड, ठीक है, इस्लामिक एजुकेशन सोसाइटी, यह पीए इनामदार आते आते बहुत पानी बहा है गंगा में। शुरुआत जहां हुई सेंट जेवियर कॉलेज और आगरा यूनिवर्सिटी के केसेस की, वहां से लेकर यहां तक लंबी यात्रा है। और शुरुआती दौर में यही प्रबंध के अधिकार के अंतर्गत जितने अधिकार आते, क्योंकि सबसे पहले तो हम यही तय करेंगे प्रबंध के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो प्रबंध के अधिकार के अंतर्गत पहले तो मैनेजमेंट कमेटी का गठन, टीचर्स का अपॉइंटमेंट, टीचर्स पर या अन्य जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसका सिलेक्शन, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है, टीचर्स की सैलरी, फीस, ठीक है, आपका इंस्ट्रक्शन जो दिए जाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, उनकी भाषा, ये चीजें तो आएंगी ही आएंगी प्रबंध के अधिकार के अंतर्गत। और जब ये प्रबंध के अधिकार के अंतर्गत आएंगी तो इनको ठीक से करने के लिए, सुप्रबंध के अंतर्गत इन कामों को करने के लिए रेगुलेशन बनाना, विनियमन करना, विधायन करना, इसे अनुचित तो नहीं कहा जा सकता। इसीलिए शुरुआती दौर से लगातार हम कह रहे हैं कि प्रबंध के अधिकार को रेगुलराइज नहीं किया जा सकता, ये नहीं, ये बात ही नहीं, किया जा सकता है, लेकिन इस ढंग से नहीं कि प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप माना जाए। प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप कब माना जाएगा? जब वॉट एवर द लेजिस्लेशन यू हैव लेजिस्लेट, ठीक है, दैट इज नॉट इंटेंडेड, ठीक है, टू इरेडिकेट द मेला एडमिनिस्ट्रेशन, और वो सुप्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए, ये भी नहीं है।
तब यह कहा जाएगा कि प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप है, अदरवाइज तो दिखाई नहीं जा सकता। तो आप एक ओवरऑल जब दृष्टि डालेंगे किसी भी प्रबंध के अधिकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी अधिकार पर, चाहे वो टीचर्स का अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो टीचर्स को सैलरी देना हो, चाहे वो फीस देना हो, चाहे एडमिशन ऑफ स्टूडेंट हो, कुछ भी आप देखें तो आपको जो स्थिति दिखाई देगी वो ये दिखाई देगी कि राज्य ने जब जब कुप्रबंध को निवारित करने के लिए और सुप्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए विधायन किया, तब तब उसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा है और अदरवाइज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। और ये जो पद्धति और प्रक्रिया है कि कुप्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए कुप्रबंध को निवारित करने के लिए, सुप्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए बने प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहना, यह भी 70 के दशक के बाद शुरू हुई है। ठीक है ना, यह भी 70 के दशक के बाद शुरू हुई। आप 70 के दशक के पहले देखेंगे जो कोर्ट का रुख, ठीक है, वो कोर्ट का रुख आपको ऐसे दिखाई देगा कि भले कुप्रबंध को निवारित करने के लिए, सुप्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया गया, कोर्ट कह रहा नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप। ठीक है, और ये इसी प्रकार का है जो कहा जाता है ना, ये कहा क्यों जाता है कि साहब जो है ये कबीर या जिसने भी लिखा, नहीं रहीमदास ने लिखा कि रहीमन विपदा हूं बली जो थोड़े दिन हो, हित अनित जगत में जान पड़त सब कोई, क्योंकि अनुभव आपदा ही देती है, सुख अनुभव नहीं देता। सुख में तो सब आपके हैं, कोई क्यों आपकी बुराई करे। जब आप आपत्ति काल में हैं तब कौन आपके साथ है। ठीक है, इसीलिए परमात्मा आपका सबसे निकट का व्यक्ति कहा है, क्योंकि परमात्मा आपको कभी छोड़ता ही नहीं। आप उसे छोड़े रहो, आप उसे छोड़ तो आप भी नहीं सकते, क्योंकि जब वो छोड़ेगा ही नहीं तो आप कहां से छोड़ दोगे। जब आप परमात्मा के ही अंश हो, ठीक है, तो सवाल ये छोड़ने या छूटने का तो प्रश्न ही खत्म हो गया। लेकिन आप भले ही इस विस्मृत में इसे विस्मृत किए रहो कि हम परमात्मा के अंश, परमात्मा को ये कभी विस्मृत नहीं होता कि आप उसके अंश हो, इसलिए वो तो आपके साथ ही रहता है। इसीलिए वो सबसे निकट का व्यक्ति आपका कहा गया। निकट का कहना भी गलत है, क्योंकि निकट कितना भी हो दूरी तो है, अगर दूरी ना हो तो निकटता का मतलब ही नहीं है भाई। निकट होना एक सापेक्ष शब्द है, ठीक है ना, ये आपके संदर्भ में ही प्रयोग हो सकता है। तो निकटता कितनी भी हो, दूरी रहेगी, क्योंकि दूरी के बिना निकटता संभव नहीं। ठीक है, जब दूरी है तभी निकटता है, अदरवाइज एक रस या एक ही होने पर निकटता का तो कोई भविष्य है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो जो आपत्ति काल है उसमें परमात्मा तो आपके साथ रहेगा, क्योंकि आप परमात्मा ही हो। ठीक है, तो वहां तो निकटता का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन अन्य लोग, उनके बारे में पहचान जरूर हो जाती है। तो आप 70s इससे पूर्व जब देखेंगे कोर्ट का जो निर्णय, हालांकि मेरी बहुत अच्छी धारणा 70 के पहले के लोगों के बारे में जो इतिहास है उसे देखकर नहीं बनती, लेकिन मेरी धारणा का मतलब नहीं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मेरी धारणा हो सकता गलत भी है, ये न कहें तो हो सकता है गलत भी हो, वही लोग ठीक हो, क्योंकि ये तो दृष्टिकोणों का मतभेद है। क्योंकि हमारी तो एक बेसिक मान्यता ये है कि कुछ चीजों पर समझौता नहीं हो सकता।
उन चीजों के बारे में हम मर जाएंगे लेकिन समझौता नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए। जैसे अगर हम होते फ्रीडम फाइटर, मतलब निर्णायक स्थिति में, तो हम देश विभाजन कतई स्वीकार नहीं करते। कुछ भी हो जाए, सब मर जाओ, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन किया। तो मेरे दृष्टिकोण से तो ठीक है, ठीक नहीं है, लेकिन लोग हैं जो कहते नहीं साहब परिस्थितियों में तो कुछ भी कर लेना चाहिए। हो सकता भाई वो भी एक दृष्टिकोण है, जो भी हो, लेकिन चलो अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, खराब खराब नहीं। तो 70 के दृष्टिकोण से अगर देखें, ठीक है, उन लोगों के दृष्टिकोण से जिन्होंने देश विभाजन स्वीकार कर लिया, तो वो देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने के नशे में इतने पागल थे, ये देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किसी भी कीमत पर कर दिया जाए, इसमें इतने डूबे हुए थे इस नशे में। और देखिए, जब कोई नशा होता है तो पूरी सोसाइटी पर होता है, वो हर उसमें दिखाई देता है, यानी समाज जीवन के जितने अंग हो सकते हैं वो सब में दिखाई देता है, चाहे वेदर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, कुछ भी हो, सब में दिखाई देता है। तो उस समय धर्मनिरपेक्षता जो सो कॉल्ड है, धर्मनिरपेक्षता से बेहतर कोई चीज ही नहीं, वो होनी ही चाहिए, शासन को धर्मनिरपेक्ष होना ही चाहिए। लेकिन वही जो कॉन्स्टिट्यूशनली है, ठीक है, और जिसकी चर्चा अनुच्छेद 25 पढ़ाते समय और बात करते समय हुई है, वही, उसके अलावा नहीं। तो क्या हुआ कि उस समय आप देखेंगे 70 से पूर्व तो कुप्रबंध को निवारित कर रहे हैं, सुप्रबंध को सुनिश्चित कर रहे हैं, तो भी वो प्रबंध के अधिकार में हस्तक्षेप मानना है, और प्रत्येक लेजिस्लेशन अनवैलिड, ठीक है, नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये हो रहा है। और 70 के बाद का जो दशक आता है, विशेषकर 80, 78, 80 के बाद, उसमें आप देखेंगे तो एक बैलेंस व्यू आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। यह भी हो सकता है कि जो व्याख्या आई 78 और 80 से पहले, उसके जो विनाशकारी परिणाम सामने दिखाई दिए, उसके कारण से सबक लिया और आगे इस प्रकार की बात कहनी शुरू कर दी कि नहीं साहब, कुप्रबंध तो नहीं, प्रबंध के अधिकार में है, सुप्रबंध को सुनिश्चित करने में कोई बुराई नहीं। इस ढंग की ट्रेंड शुरू हो गए। अब देखिए, हम आपको 2 रुपए नहीं दे रहे हैं, 2 रुपए की अकल दे रहे हैं। हम आपको यह नहीं बता रहे कि क्या लिखा है, हम आपको यह बता रहे हैं क्यों लिखा है, क्योंकि जो लिखा है वो तो कथा कहानी जैसा है, जो लिखा है वो तो कथा और कहानी है। कि फ्रैंक एंथोनी एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मुकदमा गया, उसमें तथ्य ये थे, कोर्ट ने ये कह दिया, ये तो कथा कहानी है, ठीक है ना। बट व्हाई द कोर्ट हैज सेड सो, ठीक है, ये है जानने लायक बात। तो बजाय कथा कहानी सुनाने की, उस पर बात की जाए जो रीजनिंग है, उस दृष्टिकोण पर बात की जाए जो अपनाया गया है विभिन्न डिसीजंस में, तो ज्यादा बेहतर स्थिति रहती है। तो इस ढंग से आप देखेंगे, बाकी सारे प्रबंध के अधिकारों की बात हुई है, 2 पर बात रह गई, एक टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ पर डिसिप्लिनरी एक्शन, और दूसरा इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जो अनुदेश, जो आदेश दिए जाएंगे अल्पसंख्यक संस्थाओं में विभिन्न व्यक्तियों को, उनकी भाषा क्या होगी, उनका माध्यम क्या होगा, ये 2 विषय रह गए। क्योंकि देखिए, अगर आप टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ पर डिसिप्लिनरी एक्शन का हक ये नहीं देंगे, तो भय भी न हो न प्रीति, ये बेसिक प्रिंसिपल है। अगर हम आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते तो आप मेरी मानेंगे क्यों? प्रबंध का अधिकार, अगर इसमें एक्शन लेने का हक ना हो तो फिर प्रबंध का अधिकार का कोई अर्थ ही नहीं।
ठीक है ना। आप देखेंगे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें मैनेजर कोई, वो उसमें प्रिंसिपल की कोई हैसियत ही नहीं होती, वो कुछ भी कहे। प्राइवेट इंस्टीट्यूट अनएडेड, वो कहने भर को शासन के नियमों से चलते हैं, कहने भर को। वास्तविकता ये होती है कि वो मैनेजर और मालिकों की मर्जी से चलते हैं। ये आप उस कॉलेज में भी देख सकते हैं जहां आप खुद पढ़े हैं। वहां प्रिंसिपल की अपनी जो स्थिति है टीचर्स के बीच, और जो एडेड इंस्टीट्यूट है वहां प्रिंसिपल की जो स्थिति है अपने टीचर्स के बीच, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वहां सब कुछ सेक्रेटरी साहब हैं, ठीक है, वहां इतनी सी भी कुछ बात होगी तो सेक्रेटरी साहब तय करेंगे। और जो एडेड इंस्टीट्यूट हैं वहां कुछ भी, वहां सब कुछ प्रिंसिपल तय करेगा। ठीक है, वो वाकई लीडर ऑफ द टीचिंग स्टाफ है, वहां कुछ भी नहीं है वो। ठीक है ना, ये आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अनएडेड जो इंस्टीट्यूट है उनमें एक्शन लेने का हक उनके पास है 2 मिनट में। और यहां 20 प्राधिकारी हैं, उसके बाद 20 कानून हैं, 20 नियम हैं। उसका ये अतिवादी दृष्टिकोण है। लेकिन ये तय है कि अगर आपके पास किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का हक नहीं है तो आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, हमने आपसे एक दिन बात की थी कि ये जेन जेड नाम की जो पीढ़ी आई इतनी बेशर्म क्यों है बेशर्म है। ठीक है, निश्चित बेशर्म है, इसमें कोई दो मत नहीं। वो हमसे आगे होंगे 20 क्षेत्र में, वो टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर जानते होंगे, सही है, हमसे अन्य विषयों पर ज्यादा ज्ञान रखते होंगे, क्योंकि हर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से अधिक ज्ञान रखती है, ये बिल्कुल सही है। अर्जुन ने भी चक्रव्यूह तोड़ना युद्ध के मैदान में सीखा, अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही सीख लिया। तो नई पीढ़ी पुरानी से अधिक बुद्धिमान होती है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन गुणों की चर्चा हो तो अवगुणों की भी हो। ये जो जनरेट है ये बेशर्म ज्यादा है। आप देखो, कहीं भी देखो तो पुरानी पीढ़ी में जो काम करने के लिए आपको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, वो फिर भी नहीं कर पाते थे, वो वहां बड़े आसानी से हो रहे हैं। ठीक है, और ये बेशर्म क्यों है, इस पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे ये बेशर्म इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ मोबाइल इंटरनेट इस पर रहती है। और मोबाइल इंटरनेट पर रहने के कारण इसके भावात्मक संबंध और भावात्मक लगाव व्यक्तियों से उत्पन्न ही नहीं हुआ, क्योंकि व्यक्ति उसके साथ रहोगे, उसके साथ घूमोगे तभी तो कुछ होगा। इसलिए किसी के प्रति से भावात्मक लगाव नहीं है। इसलिए जब वो आता है तो ये उन कामों को करने से भी नहीं चूकते जो काम लोग करते तो हैं लेकिन सार्वजनिक तौर पर नहीं करते, और अपनी बेशर्मी और बेहयाई इसका प्रदर्शन करते हैं। ये झंझट की वास्तविकता है। और ये इसीलिए क्योंकि ये लोगों से मिलते नहीं। ये जो उसका बायो प्रोडक्ट है, और जो और हम गहरे में देखते हैं तो हमें यह भी दिखता है कि बच्चे पर जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना प्राइमरी स्कूल में प्रोहिबिटेड कर दिया गया, इसका कारण यह भी है। आप प्राइमरी स्कूल में बच्चे को कुछ कह ही नहीं सकते, और बच्चा बच्चा होता है। ठीक है, जो पुराने चिंतक और मनीषी हैं वो बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने टीचर के पीटने के हक का समर्थन किया है। नहीं किया तो फिर ये क्यों लिखा कि गुरु कुमार शिशकुंभ है, गड़गड़ काड़े कोट, अंतर हाथ सहार गए, बाहर भाए चोट, ये क्यों कहा? उन्होंने पीटने के हक का समर्थन किया है। आप कानून के विद्यार्थी हैं, आपने लॉ कोर्ट्स वगैरह में देखा है। ये कहा कि अगर शिक्षक ने कुछ कहा है, आपको अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी किया है, मूर्ख कहा, गधा कहा, बेवकूफ कहा, तो आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उसको मारा भी है तो भी कुछ नहीं कर सकते आप उसका।
तो कानून सहित सारे लोगों ने उस अधिकार को मान्यता दी है। आप चले हैं बड़े फिलियन थेरेपिस्ट बनकर, आपने उस अधिकार पर रोक लगा दी, तो उसका परिणाम आ रहा है। ठीक है, ये जन जड कुछ भी हो, लेकिन ये बेशर्म हैं, ये बेहया हैं, ये तय है। ठीक है, तो इससे एक बात तय है, डिसिप्लिनरी एक्शन ये लेने का हक देना होगा। तो प्रबंध के अधिकार के अंतर्गत टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ पर डिसिप्लिनरी एक्शन ये लेने का हक एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को दिया गया। आप संपूर्ण केस लॉ को देखेंगे, वो दो भागों में दिखाई देगा। वही हम जो कह रहे हैं कि प्रबंध के अधिकार में जितने अधिकार हैं सबको आप देखेंगे तो बिफोर 80, आफ्टर 80, ये लिखा नहीं है कहीं, ये ऑब्जर्व करने की बात है। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। तो बिफोर 80 आप इस अधिकार को भी देखेंगे तो अलग अलग ढंग की स्थिति आपको दिखाई देगी। आफ्टर 80 देखेंगे तो अलग ढंग की स्थिति दिखाई देगी। बिफोर 80 जब आप देखेंगे तो चाहे वो गुजरात यूनिवर्सिटी का मामला हो, विशेषकर बात कर रहे हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ पर एक्शन लेने का मुकदमा हुआ है। आंध्र प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंट्रोल एक्ट एक बनाया गया बिफोर 1978 है। ठीक है, और सेंट जेवियर कॉलेज तो है ही है। ठीक है, एक गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी अधिनियम बनाया। इन सारी जो ये सारे अधिनियम हैं, ठीक है, इनमें है ये कहा गया, तो बिल्कुल शुरुआत में, तो बिल्कुल शुरुआत जहां से हो रही है वहां तो ये कहा है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी ने ये कानून बनाया तो अगर आप टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ पर गंभीर किस्म का नियंत्रण या नियंत्रक उपाय ये इस्तेमाल में लाते। देखिए, नियंत्रण के उपाय भी अलग अलग तीव्रता के होते हैं। हमने आपकी निंदा कर दी, ये विशेषकर हम लोगों ने देखा था जब हम लोग विशेषाधिकार इसके हनन पर बात कर रहे थे, तो विधायिका को निंदा करके छोड़ देने का हक ये भी था उसके विशेषाधिकार के हनन के मामले में। दंड देने का भी था, आर्थिक कारावास, कठोर दंड देने का हक ये भी है। ठीक है, तो आपके सुधारने के तरीके सिर्फ एक जैसे नहीं होते। कभी आपकी निंदा कर दी जाती है, कभी डांट दिया जाता है, कभी शर्मिंदा किया जाता है, सिर्फ शर्मिंदा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसा काम करते हो, कुछ भी नहीं कहा जाता। ठीक है, वही बताते हैं कि भगवान राम जब इस धरती को छोड़ना चाहते थे तो काल स्वयं उनके सामने उपस्थित हुआ और कहा कि आप ही तय करें कि कैसे छोड़ेंगे आप, क्योंकि मृत्यु तो आप मानव रूप में है तो मृत्यु तो होगी होगी, लेकिन आप खुद तय करें। तो उनकी जब वार्ता से काल से चल रही थी तो उन्होंने लक्ष्मण को बाहर बैठाला कि इस वार्ता के बीच कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि लक्ष्मण को जाना पड़ा, और राम ने कहा था कि जो इस वार्ता के बीच आएगा उसे हम मृत्युदंड देंगे, तो लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया जाए, ऐसा पहले से ही। तो जो वशिष्ठ ने सुझाव दिया है वो ये कि सत्पुरुष लक्ष्मण है और लक्ष्मण की सिर्फ निंदा कर दी जाए तो सत्पुरुष के लिए मृत्यु के समान है। ठीक है, हालांकि वो तो उन्होंने खुद तय किया तो वो सारी बातें अलग हैं, लेकिन हमारे सीखने लायक बात यह कि सत्पुरुष की सिर्फ निंदा कर दी जाए तो वो मृत्यु के समान है, और जानवर हो तो डंडों से मारो तो उससे पहले ही सुधरेगा ही नहीं है। ठीक है ना, तो आपके लिए भी अनेकों प्रकार के दंड निश्चित हुए। निंदा करना, ठीक है, डांटना, फटकारना, शर्मिंदा करना, कुछ भी अर्थदंड लगाना, जब सब अंग हार जाएं तो जेल में बंद करना, और जब आप कुछ ऐसा पाशविक करो कि अंतरात्मा, ठीक है, ये चीत्कार कर उठे तब मृत्युदंड। इसीलिए कहा विरल से विरलतम मामलों में मृत्युदंड।
ये होना चाहिए, यही स्टैंडर्ड यहां लागू करेंगे। 3 अनुशासनात्मक कार्रवाइयां हैं जो बहुत कठोर मानी जाएंगी। डिसमिसल, नौकरी से निकाल दिया, और डिसमिसल इसमें क्या होता है, आरोप के सहित निकाला, तुम पर यह आरोप है इसलिए डिसमिस करना। हिंदी डिसमिस की क्या होती देख लीजिएगा। दूसरा, रिमूवल, हमने कोई आरोप नहीं लगाया आपका, बस ये कहा कि महाराज हमें माफ करो, ठीक है, नहीं करना चाहते कुछ, ठीक है, नहीं करना, मीनिंग देयर बाय उद्देश्य ही खत्म हो गया। अब हम आपको कैसे उस नौकरी पर रखें? रिमूवल विदाउट एनी स्टिग्मा, ठीक है। एक्सपल्सन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम ए सर्विस इज नोन बाय अस एज अ रिमूवल। डिसमिसल, when you are going to remove a person from a service with stigma, then that process will be called by us as a dismissal, ठीक है। एंड तीसरा होता है रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट यानी छटनी है, मीनिंग देयर बाय हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम आपको रख पाए नौकरी, कोई कठिनाई आ गई है, ये। चौथा होता है रिडक्शन इन रैंक, जो तुम्हारी हैसियत है इसमें कमी, तो रिट्रेंचमेंट इसे तो अलग कर देता है, ठीक है। ये 3 अनुशासनात्मक कार्रवाइयां हैं, डिसमिसल, ठीक है, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक, ये बहुत कठोर मानी गई है। और अन्य होती है चेतावनी दे दी, वार्निंग दे दी तुम्हें, ठीक है, या फिर एक इंक्रीमेंट रोक दिया, प्रमोशन रोक दिया। प्रमोशन भी हालांकि बहुत बड़ा सजा मानते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार की सजाएं। तो जो शुरुआती दौर है बिफोर 80, उसमें अगर किसी भी यूनिवर्सिटी ने कोई लेजिस्लेशन इस ढंग का बनाया कि इफ यू आर गोइंग टू dismiss a employee of a minority educational institute, whether that person belongs to teaching staff or non-teaching staff, ठीक है, then the prior approval or after the dismissal, the approval of such a body will be necessary. So always the Supreme Court has said that this type of legislation can't be made by the legislature because there is article like 30 subsection 1, and taking a disciplinary action on an employee is a part of the right of management, ठीक है ना, and it is separable right of management. You cannot separate that right from the right of management, and it is a clear, ठीक है, interference in the right of management, and they have declared that law or regulation or any other thing as a null and void in reference to minority educational institutes. उसे उन्होंने शो नहीं किया। लेकिन पहली बार ये जो मुकदमा आता है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आंध्र प्रदेश कंट्रोल एक्ट, ठीक है, आंध्र प्रदेश का एक्ट है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंट्रोल एक्ट। इसमें यह कहा कि तीन बातें जो मेजर पनिशमेंट माने जाएंगे, डिसमिसल, रिमूवल, ठीक है, और रिडक्शन इन रैंक। इफ यू आर गोइंग टू टेक सच ए टाइप ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन तो लीजिए, लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन आपको भेजना पड़ेगा
ठीक है, एक उन्होंने अथॉरिटी बनाई उस एक्ट में उसके पास, और वो ये देखेगा कि जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी, भाई ठीक है, ताकत का होना यह सबस्टेंटिव भाग है। ठीक है, जब कोई ताकत किसी अधिनियम के माध्यम से आपको दी जाती है, यानी कोई सामर्थ्य आपको किसी काम को करने के बारे में दी जाती है, ठीक है, तो आपको उस काम को करने का अधिकार है, यह कहा जाता है। और यह सामर्थ्य इस अधिकार के सारभूत भाग को सृजित करती है। ठीक है ना, सारभूत भाग को सृजित करती है। लेकिन यह ताकत जिस ढंग से आप उपयोग करोगे, ठीक है, वो प्रक्रिया सारभूत भाग का भाग नहीं है, वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। और आपको कायदे में उस प्रक्रिया को फॉलो करके ही उस ताकत का उपयोग करना चाहिए। देवता और राक्षस इनमें फर्क क्या है? राम और रावण इनमें फर्क क्या है? अगर दिव्यास्त्र यानी विशेष प्रकार के अस्त्र शस्त्र वो चलाना जानते तो ये भी जानते हैं। ठीक है, जो ताकतें उनके पास हैं वो इनके पास नहीं है। फर्क कहां है? प्रक्रिया में फर्क है। इनके पास ताकत है, लेकिन ये व्यक्तिगत अहम की तुष्टि के लिए कभी उस ताकत का प्रयोग नहीं करते। हमने कहा ना, धर्म युद्ध अर्जुन कर रहा है इसलिए क्योंकि उसके पास समस्त दिव्यास्त्र हैं, एक का भी प्रयोग उसने नहीं किया, एक का भी नहीं। दूसरी ओर ये, एक तो इच्छा मृत्यु का वरदान लिए उसके समक्ष खड़ा है। ठीक है ना, ये लड़ाई है, अरे बच्चे से हाथी की लड़ाई है। जब तक हम चाहेंगे नहीं मरेंगे ही नहीं। इस तरह का वरदान लेके युद्ध में उतरना ये शोभा देता है, ये ईमानदारी है। ठीक है, दूसरे को वरदान है कि जब तक हाथ में शस्त्र है तब तक कोई मार ही नहीं सकता। द्रोणाचार्य हैं, ये कहें ये बेईमान है, ये कहां से ईमानदार है। तीसरी ओर कर्ण है, उनके कवच कुंडल जब तक उनके शरीर पे उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तीसरा शक्ति है उनके पास जो उन्होंने अर्जुन के लिए ही बचा के रखी है। ये सब बेईमान है, लेकिन इनकी बेईमानी इस स्तर की है कि देखने वाले को ही दिखेगी। ठीक है, और वो सारा कुछ जानता है लेकिन कभी उसने उसका प्रयोग नहीं किया। तो प्रक्रिया ये महत्व की बात होती है हमेशा। और प्रोसीजरल एस्पेक्ट को अगर रेगुलेट किया जा रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? तो इस आंध्र प्रदेश के अधिनियम में यही कहा गया कि आप जब किसी टीचर को ये 3 मेजर पनिशमेंट देंगे या नॉन टीचिंग स्टाफ को मेजर पनिशमेंट देंगे तो आप प्रक्रिया फॉलो करेंगे। और जो प्रक्रिया है वो ये भी हो सकती है कि आप 2 महीने का नोटिस देंगे, 2 महीने में उसने जवाब नहीं दिया, ठीक है, तो आप आगे की कार्रवाई करिए। या 2 महीने में उसने जवाब दिया तो जो उसने जवाब में कहा है अगर वो संतोषजनक है आपके आरोप के जवाब में तो आप कोई कार्रवाई आगे नहीं करेंगे। आप उसे सस्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग इंक्वायरी। ठीक है, और बिना इंक्वायरी कोई पनिशमेंट किसी को नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आरोप लग गया इसके आधार पर कोई पनिशमेंट नहीं, इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी इसमें वो अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा, पक्ष अगर संतोषजनक है तो आप उसे दोष मुक्त करेंगे। संतोषजनक है ये नहीं, ये आपसे निर्धारित नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव ढंग से निर्धारित होगा। कोई सामान्य बुद्धि का मनुष्य उन स्पष्टीकरणों से संतुष्ट होगा या नहीं होगा? तुम नहीं संतुष्ट, तुम तो होगा ही नहीं, तो तुम्हारा कोई थोड़ी है। ठीक है, और आप 2 महीने में हर कीमत पर इंक्वायरी सब ठीक है कंक्लूड करेंगे, क्योंकि कितने दिन आप उसे सस्पेंड रखेंगे, उसका नुकसान नहीं होता। और अगर आपने उस स्टिपुलेटेड टाइम में इंक्वायरी समाप्त नहीं की तो वो नौकरी में फिर से बहाल माना जाएगा। ठीक है, हाँ ये ठीक है कि किन्हीं विशेष कारणों से आप इंक्वायरी समाप्त नहीं कर पाए तो लिखकर कारणों का उल्लेख करते हुए टाइम बढ़ा सकेंगे, ये सारी बातें ठीक है। तो अगर इस ढंग के प्रोसीजरल एस्पेक्ट आ रहे हैं
तो बुराई क्या है? भाई तो कोई बुराई नहीं। और अगर आपने इस प्रक्रिया का अपालन करते हुए किसी को सस्पेंड कर दिया तो वो अधिक अथॉरिटी है जिसे अप्रूवल देना है अंततः, सस्पेंशन, रिमूवल आदि को, वो आपके द्वारा लिए गए अनुशासनात्मक कार्यवाही को शून्य करते हुए उसे वापस सेवा में लिए जाने का आदेश पारित कर सकेगा। अगर यह है तो यह प्रबंध में हस्तक्षेप कैसे? आपका प्रबंध का अधिकार तो नहीं लिया, आप करिए ना सब कुछ ठीक से, अगर टर्मिनेट होने लायक है कर दीजिए। और वो कानून में यह भी लिखा है वो अथॉरिटी बाउंड होगी कि अगर सब कुछ ठीक है तो आपके निर्णय का सम्मान करने के लिए। लेकिन अगर गलत प्रक्रिया से लिया गया है, अगर गलत प्रक्रिया से लिया गया तो बिल्कुल नहीं, तो आपके प्रबंध के अधिकार की रक्षा होगी। जैसे क्या किया एक जगह, यह कहा कि अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो 3 लोगों की एक कमेटी सी बनेगी, ट्रिब्यूनल कह लें उसे, आर्बिट्रेशन कह लें, कुछ भी कह लें, उसमें एक आदमी की नियुक्ति वो करेगा जिसके ऊपर एक्शन प्रपोज है, दूसरे की नियुक्ति वो करेगा जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, और तीसरा मैनेजमेंट कमेटी। और ये 3 लोग तो 2 तो बाहर के हो गए, तो मैनेजमेंट कमेटी के अधिकार में हस्तक्षेप माना और ये कहा कि नहीं, ये नहीं। लेकिन यहां दिक्कत क्या है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं, और जो नवीन स्थिति है उसमें तो यहां तक भी दिक्कत नहीं मानी। ये कहा कि जो एक्शन लेने का हक होगा उसमें मैनेजमेंट कमेटी के लोग रहेंगे और एक इंपार्शियल जज जो रहा होगा वही रहेगा, ठीक है ना, उसे हक होगा। तो इंपार्शियल जज को जब हक होगा तो जज पे दुनिया भर कर रहा है विश्वास, तो तुम क्यों नहीं करोगे? तुम कहे नहीं करोगे? जज तो इंपार्शियल माना जाएगा ना, वो तुम्हारी कहेगा ना उनकी कहेगा। तुमने ठीक किया होगा तो ठीक, और नहीं किया होगा तो नौकरी में वापस लिया जाएगा, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को। क्योंकि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, ठीक है ना, इसके अधिकारों की रक्षा करना यह भी तो राज्य का काम है। आपको प्रबंध का अधिकार देना सिर्फ यही तो राज्य का काम नहीं है। तो आप देखेंगे कि इस आंध्र प्रदेश के एक्ट में 3 स्थितियां दिखाई दी। एक जैसे कैलासम, उन्होंने सारे प्रोविजन इस एक्ट के ठीक माने। फजल अली जज ने सारे प्रोविजन इस एक्ट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल माने। जो बहुमत था उसने इस एक्ट के सारे प्रोविजन वैलिड माने, सिर्फ एक को इनवैलिड माना, ठीक है। और वो प्रोविजन जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी थी उसे एक मामले में, मामला हम भूल गए, एक मामले में अनगाइडेड डिस्क्रिप्शन देता था, इसलिए वहां पर शून्य माना। तो यहां से 3 धाराएं विचार की दिखाई दी। एक फजल अली की विचारधारा है, जस्टिस फजल अली की, वो भी अतिवादी विचारधारा है। एक कैलासम जज की विचारधारा है, वो भी अतिवादी विचारधारा है, ठीक है ना। और एक मेजॉरिटी की विचारधारा है जो सम्यक विचारधारा है। फजल अली जज किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के विरोधी है, ये गलत, क्योंकि कुप्रबंध नहीं हो सकता, सुप्रबंध को सुनिश्चित किया जाएगा। कैलासम जज, ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने को ही नहीं मान रहे हैं प्रबंध के अधिकार के, ये भी गलत। लेकिन जो मेजॉरिटी है वो ये कह रही है कि अगर प्रोसीजरल एस्पेक्ट जो है, प्रक्रियात्मक जो भाग है, ठीक है, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ पर नियंत्रण करने के संबंध में उसको अगर विनियमित किया जा रहा है, रेगुलराइज किया जा रहा है इस ढंग से कि प्रबंध के अधिकार में कोई हस्तक्षेप न हो, तो गलत क्या है? और ये एक बैलेंस व्यू है, और इसी व्यू को आज की डेट पर माना जाता है।
और अब तो ये भी आ गया, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शायद ये मुकदमे का नाम है, इसमें तो ये भी कह दिया कि जो अन्य कानून है, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये सारे वहां लागू होंगे। और अगर उस ढंग के डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में, जिस ढंग के डिस्प्यूट्स के समाधान के लिए, जिस ढंग के विवादों के समाधान के लिए ये अधिनियम बने हैं, तब ये अधिनियम लागू होंगे, ना कि मैनेजमेंट कमेटी का डिसीजन। ठीक है ना? तब मैनेजमेंट कमेटी प्रबंध के अधिकार के नाते उन विवादों का समाधान नहीं करेगी। यह भी बात आ गई। तो वर्तमान जो व्यू है वो प्रक्रियात्मक एस्पेक्ट को रेगुलराइज करने से रोकता नहीं। और तीसरा जो विषय बच गया था वो था अनुदेश का माध्यम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो वो तो आपको जो पिछला 29 पर बात कर रहे थे हम लोग, तभी डीएवी कॉलेज जालंधर वर्सेस पंजाब यूनिवर्सिटी का मामला आया था। वो 29 में भी है, वो 30 में भी है। और उसमें कहा था कि जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, उन्हें अपने माध्यम, उनकी जो भाषा है, ठीक है ना, उनकी जो भाषा है उसमें अनुदेश देने का हक होगा। आप किसी अन्य भाषा को उस पर लागू नहीं कर सकते मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में। और एक त्रिभाषा फार्मूला भी डेवलप हुआ था वहां कि जो किसके संबंध में, जैसे कोई मराठी स्कूल स्थापित है और उसमें वो स्कूल ऐसी जगह पर स्थापित है, मालूम पड़ा तमिलनाडु में स्थापित है, तो यह कहा गया था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप मराठी में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, मराठी पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रीजनल लैंग्वेज के तौर पर आपको कन्नड़ भी सिखानी होगी। ठीक है? और नेशनल लैंग्वेज के तौर पर अगर हिंदी को सिखाए जाने के लिए कोई कानून बनता है तो वो भी लागू होगा। तो त्रिभाषा फार्मूला भी लाया गया था। ठीक है? तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के संबंध में सीधी बात है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी अपनी भाषा को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर प्रबंध के अधिकार के अंतर्गत चुन सकती हैं। ये बात तो है ही, ये बात वहीं आ गई थी, इसलिए उसको दोहराने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है ना? तो प्रबंध का अधिकार, तो प्रबंध के अधिकार में क्या क्या आता है और क्या क्या आज की डेट पर हो सकता है, ये सारी बात आपके सामने रखी गई। और इस सारी बात को आप बांट कर देखेंगे तो ये दो भागों में बटी दिखाई देगी आपको, बिफोर 80 और आफ्टर 80। और आज की स्थिति यह है कि प्रक्रिया को रेगुलराइज करने को उन्होंने प्रबंध के अधिकार के में हस्तक्षेप नहीं माना है, चाहे मसला कोई हो। ठीक है? तो यह आपका शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार पूर्ण हुए। कल हम लोग संपत्ति के अधिकार पर बात करेंगे। हमने कहा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जरूर हो गया, लेकिन आज भी उसका महत्व है। और 31A, 31B, 31C और 300A तो आज भी हैं। सिर्फ 19(1)(f) और 31 निरसित हुआ, लेकिन उसका आज भी महत्व है। इसलिए जब पूरी बात हुई है कॉन्स्टिट्यूशन पर, तो उसकी भी होगी ही, कल उस पर बात करेंगे। देखिए